नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इससे पहले इसको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा या जाना जाता है। अब इसके प्रोविजन हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट को समझने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं। लॉ जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट जो है सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरा प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजर लॉ। ये दो तरह के कानून होते हैं, दो तरह के लॉ होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है जहां पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज जहां पर होती है वो सब्सटेंटिव लॉ होती है। जो वो कानून जो राइट्स बताते हैं और कुछ ऑब्लिगेशन बताते हैं तो वो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर आते हैं। प्रोसीजर लॉ उन राइट्स और ऑब्लिगेशंस, उन ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए का जो प्रावधान जिसमें होता है वो प्रोसीजर लॉ होता है। अब जैसे सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, अब ये दोनों में एप्लीकेबल होते हैं, सिविल और क्रिमिनल में। अब जैसे लॉ, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, इन दोनों के अंदर क्रिमिनल लॉ के सब्सटेंटिव, क्रिमिनल लॉ जो सब्सटेंटिव लॉ है इन क्रिमिनल लॉ, और ये प्रोसीजर लॉ ये इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, दोनों के अलग अलग दिए हुए हैं। अब जैसे आईपीसी है, आईपीसी जैसे कॉन्ट्रैक्ट 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 या फिर जो है फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में एचएम में हिंदू मैरिज एक्ट, या फिर जो है इसमें जो है हिंदू अडॉप्शन मैरिज एक्ट, जो भी है ये सभी क्या है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। और इनका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, इनके लिए प्रोसीजर लॉ है सीपीसी, सिविल लॉज के का प्रोसीजर दिया है सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड इसमें दिया हुआ है 1908 में। इसका जितने भी सिविल लॉज हैं उनका, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या फिर जो है हिंदू मैरिज एक्ट है, या फिर फैमिली लॉ ये है, तो इनका जो प्रोसीजर है ईद का प्रोसीजर सीपीसी में डिफाइन किया गया है। और जैसे आईपीसी है या प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट है, तो उनका प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है, उनका प्रोसीजर उनका जैसे अभी अमेंडमेंट है उससे पहले सीआरपीसी में, सीआरपीसी के अंदर अभी इसमें 2023 में इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसमें जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से हम अब इसको जानेंगे। और अब ये तो हमने बता ही दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और इसी तरह से जो है आईपीसी जो थी इंडियन पेनल कोड 1860 की, उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से हम जानेंगे। तो इस तरह से जो है इस चीज को हमने इसको समझने से पहले हमें इस चीज को, ये मेन बेस है कि भाई लॉज है, लॉज कितने प्रकार के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। और जैसे सिविल का प्रोसीजर, सिविल लॉज के जितने भी प्रोसीजर है वो सीपीसी में दिए गए हैं। और क्रिमिनल का जो है अभी मैंने बताया कि पहले जो है सीआरपीसी, अभी का नाम बदल गया है, तो वहां इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। तो इस तरह से लॉ दो भागों में बटा हुआ है, सिविल और क्रिमिनल। और इसी तरह से दो ही तरह के लॉज होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है ये प्रोसीजर लॉ है, ये प्रोसीजर लॉ यानी कि एडजेक्टिव लॉ है, एज वेल एज सब्सटेंटिव जो लॉ है इसका, ये सिविल मैटर में और क्रिमिनल मैटर में
दोनों में अप्लीकेबल होता है। भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है यानी कि एविडेंस है, ये जो साक्ष्य, जो इसमें साक्ष्य एविडेंस के जो रूल दिए हुए हैं, जो सेक्शन दिए हुए हैं, वो सिविल लॉज में भी अप्लीकेबल है और क्रिमिनल लॉज में भी अप्लीकेबल है। ये दोनों में ध्यान रखने की बात है कि एडजेक्टिव लॉ, इसको एडजेक्टिव लॉ बोला जाता है और सिविल के अंदर भी और क्रिमिनल के अंदर दोनों जगह इसके प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं, सिविल ट्रायल, सिविल के अंदर भी और क्रिमिनल के अंदर भी। अब हम इसके प्रोविजन को देख लेते हैं भाई, प्रोविजन, इसका प्रोविजन क्या है। अब ये सबसे पहले तो ये 25 दिसंबर 1923 को, ये ध्यान देने की बात है, 25 दिसंबर 2023 को ये इनफोर्समेंट में आया था। 25 दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंट के द्वारा इसको असेंट किया गया था, इसको माना था और उस 25 दिसंबर से ही ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये लागू है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें डेफिनेशन क्लोज है। सबसे जो डेफिनेशन क्लोज है वो सेक्शन 2 में, इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर इसकी डेफिनेशन क्लोज थी। अब जो है सेक्शन 2 के अंदर इसकी डेफिनेशन क्लोज है। इसकी जो परिभाषा दी गई है वो सेक्शन 2 में दी गई है और जो इसकी जो सबसे पहली परिभाषा है वो है कोर्ट। ए के अंदर 2A के अंदर होता है कोर्ट इंक्लूड ऑल जज, इंक्लूड ऑल जज, इंक्लूड ऑल, इंक्लूड ऑल जज, इंक्लूड ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, एंड मजिस्ट्रेट, सभी जज और सभी मजिस्ट्रेट, एंड ऑल पर्सन, एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो है आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, ऑथराइज, ऑथराइज टू टेक एविडेंस, जिनको एविडेंस लेने का, एविडेंस रिकॉर्ड करने का अधिकार है, वो जज की डेफिनेशन के अंदर आता है। ऑल जज कोर्ट यानी कि कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आता है, ऑल जजेस और ऑल मजिस्ट्रेट, लेकिन आर्बिट्रेटर नहीं आता। आर्बिट्रेटर, अगर सवाल ये पूछा जाए कि क्या आर्बिट्रेटर कोर्ट की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है, वेदर आर्बिट्रेटर इज ए कोर्ट और नॉट, तो ये सवाल, ये इसका आंसर ये है, आर्बिट्रेटर इज नॉट ए कोर्ट, क्योंकि आर्बिट्रेटर इज नॉट अथॉराइज्ड टू टेक द एविडेंस। क्योंकि सिंपल है कि ऑल जजेस एंड ऑल मजिस्ट्रेट जिनको ऑथराइज किया गया है टू टेक एविडेंस, एविडेंस लेने के लिए उनको ऑथराइज किया गया है। तो ये सेक्शन 2 का एक क्लास है जिसमें कोर्ट को डिफाइन किया गया है। अभी कोर्ट किसको कहेंगे, सिंपल बात, सिंपल सा तरीका है, सिंपल वे में बताया गया है कि भाई सारे जज और सारे मजिस्ट्रेट, केवल आर्बिट्रेटर नहीं, इसके अलावा जो भी है जिसको एविडेंस लेने के लिए यानी कि जो ऑथराइज किया गया है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, उसको हम कहेंगे जज, कोर्ट कहेंगे। अब इसमें दूसरी जो डेफिनेशन दी गई है कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ, मैं साफ से लिख देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ बताया कि भाई कंक्लूसिव प्रूफ क्या, किसको बोलेंगे। इसमें बताया गया कि मीन्स, मैं पढ़ देता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर बाय द अधिनियम, ऐसा फैक्ट डिक्लेयर किया गया हो, डिक्लेयर बाय किसके द्वारा, अधिनियम के द्वारा, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है, ऐसा फैक्ट अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, कोर्ट shall on the proof of one fact regard the other as proved, shall not allow the evidence to be given for the purpose of disproving, meaning thereby भी ऐसा कोई फैक्ट है, ऐसा जो फैक्ट है जो डिक्लेयर किया गया कि उसको कंक्लूसिव माना जाएगा, उसको सॉलिड माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें कि कोर्ट उसको डिस्प्रूव के लिए नहीं कॉल करेगा,
यानी कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल नॉट अलाउ, इसमें मेन बात है, सेल नॉट अलाउ कि क्या, उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। डिस्प्रूव, ये अगले वाली डेफिनेशन में दे रखा है कि प्रूव और डिस्प्रूव क्या होता है, फैक्ट क्या होता है। लेकिन सीरीज में चल रहे हम, कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है ऐसा फैक्ट जिसको सॉलिड माना जाएगा और कोर्ट उसमें किसी को अलाउ नहीं करेगा उसको डिस्प्रूव करने के लिए, कोर्ट इसमें अलाउ नहीं करेगा उसको डिस्प्रूव करने के लिए। अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इस चीज को समझाऊंगा। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इससे पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका सेक्शन 112 और अब इसमें सेक्शन 116, ये कंक्लूसिव प्रूफ जो है ऑफ द मैरिज, और जो बच्चा जो पैदा होता था, यानी कि बच्चा जो पैदा होता था ड्यूरिंग द मैरिज वो कंक्लूसिव प्रूफ माना है, उसको कंक्लूसिव प्रूफ माना गया है। अगर 280 दिन के बीच में, जैसे ए और बी की शादी होती है, ए और बी की शादी हो जाती है और उसके बाद वो बच्चा पैदा होता है इनके डेजुलेशन के बाद, डेजुलेशन यानी कि इनके ये सेपरेट हो जाते हैं, ए और बी। मान लो ए जो है हस्बैंड है और बी जो है वो वाइफ है, दोनों अलग हो जाते हैं। उनके अलग होने से 280 दिन के बीच में कोई भी चाइल्ड अगर बॉर्न होता है, कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। यानी कि इलिजिमेट चाइल्ड के लिए कोर्ट किसी को भी अलाउ नहीं करेगा कि ये बच्चा इन दोनों का नहीं है, यानी कि चाइल्ड जो है लेजिटिमेट ही माना जाएगा। अगर इनके डेजुलेशन से 280 दिन के बीच में कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो लेजिटिमेट माना जाएगा। किसी भी प्रकार का टेस्ट कि भी बच्चा ये इन लेजिटिमेट है या नहीं है, इलिजिमेट है, तो इस प्रकार का कोई भी एविडेंस अलाउ नहीं करेगा। इसी को कंक्लूसिव प्रूफ माना गया है। इसको सिंपल तरीके से समझेंगे कि भी कोर्ट उसमें कोई भी एविडेंस अलाउ नहीं करेगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। ये आप लोगों ने सिंपल और साधारण भाषा में इसमें समझना होगा कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। अब इसके बाद आता है सी 2 का सी क्या कहता है, डिस्प्रूव्ड ये डेफिनेशन है डिस्प्रूव्ड की। तो इसमें डिस्प्रूव्ड की जो बात है वो इन रिलेशन टू एनी फैक्ट मीन्स आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर। कोई भी फैक्ट है, हालांकि वो फैक्ट पहले देना चाहिए था ना, फैक्ट, क्योंकि बार बार में फैक्ट आता है, फैक्ट होता क्या है, तो वो आगे डेफिनेशन में दिया हुआ है। कोई भी फैक्ट है आफ्टर कंसिडरिंग, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर कंसिडरिंग बाय द कोर्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। कोर्ट के द्वारा उस फैक्ट को कंसीडर करने के बाद, आइदर बिलीव, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट आइदर बिलीव करेगा क्या, इट डज नॉट एग्जिस्ट, भाई ये फैक्ट है एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस फैक्ट को कोर्ट ने कंसीडर किया और कंसीडर करने के बाद कोर्ट ने बिलीव किया, कोर्ट ने मान लिया कि भाई ये जो फैक्ट है डज नॉट एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्टेंस
so probable that prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। यानी कि कोई संभावना भी नहीं है कि भी इसकी एग्जिस्टेंस होने की। क्या कोई भी ऐसा फैक्ट जिसको कंसीडर करने के बाद कोर्ट का ओपिनियन ही आता है, बिलीफ ही आता है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर भविष्य में भी इसकी कोई भी संभावना नहीं है, तो उस फैक्ट को हम डिस्प्रूव मानेंगे, उस फैक्ट को हम डिस्प्रूव मानेंगे। तो ये इसको सेक्शन 2 के अंदर सी के अंदर बताया गया डिस्प्रूव। तो ये डिस्प्रूव हमने आपको बताया कि डिस्प्रूव किसको कहते हैं। तो और डिटेल में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब इसमें डी, अब डी बताया गया है। डी क्या है? वैसे साथ साथ में देना चाहिए था कि अब इसमें ये डिस्प्रूव और इसमें एक साथ साथ में है प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, प्रूव्ड, और एक होता है नॉट प्रूव्ड। नोट बता ही देता हूं मैं आपको। डिस्प्रूव्ड को हमने अभी डिस्कस किया। एक होता है प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब होता है जो कोर्ट ने कंसीडर कर लिया, कोर्ट के कंसीडर करने के बाद कोर्ट को लगा कि ये जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, जो वो फैक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो है वो प्रूव्ड माना गया। और नॉट प्रूव्ड का मतलब ये है कि कोर्ट के द्वारा कोर्ट ने वो फैक्ट जो है वो ना ही जो है डिस्प्रूव हुआ है और ना ही प्रूव हुआ है, उसको नॉट प्रूव माना गया है। लेकिन वो फैक्ट वो ना तो डिस्प्रूव हुआ है कोर्ट के द्वारा और ना ही प्रूव्ड हुआ है, तो वो फैक्ट नॉट प्रूव्ड है। तो ये दोनों तीनों चीजें मैंने आपको बताई कि भाई डिस्प्रूव क्या होता है और प्रूव क्या होता है और नॉट प्रूव क्या होता है। ये सिंपल भाषा में आपको सिंपल तरीके से मैंने बताया। अब इसके बाद डी क्या कहता है? सेक्शन 2 का डी कहता है मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड। कोई भी मैटर, मीन्स का मतलब मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस व्यक्त किया हो या फिर डिस्क्राइब्ड किया हो, वर्णित किया गया हो, और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस और एनी सब्सटेंस, यानी कि अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन कोई भी चीज, एक्सप्रेस कोई भी मैटर है। मैटर का मतलब XYZ, आप कुछ लिख रहे हो, आपने कुछ लिख दिया, मैटर या कुछ फैक्ट्स वो आपने एक्सप्रेस किया है या फिर डिस्क्राइब किया है और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस, रिकॉर्डेड है ये, रिकॉर्डेड या ऑन एनी सब्सटेंस का मतलब किसी भी चीज पर आपने उसको रिकॉर्ड किया है। सब्सटेंस यानी कि एनी मैटर एक्सप्रेस किया है, आपने डिस्क्राइब किया गया है, और अदरवाइज रिकॉर्ड किया है ऑन एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस पे, बाय मीन्स ऑफ, क्लियर हो जाता है ये, बाय मीन्स ऑफ लेटर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, फिगर आपने जैसे फिगर का मतलब कोई पिक्चर बना दी या फिर कोई लेटर लिख दिया या फिर जो है और मार्क और एनी अदर मीन्स, भाई आपने कोई भी तरीका अपनाया है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी तरीका अपनाया हो, वो एनी अदर मीन्स
or by more than one of those means intended to be used or may be used for the purpose of recording that matter including electronics and digital record. अब इसमें आया including digital, including digital and electronics मीन्स, भाई सिंपल बात है भाई, कोई भी मैटर आपने एक्सप्रेस कर दिया या डिस्क्राइब कर किया है आपने और रिकॉर्डेड, उस मैटर को आपने रिकॉर्ड किया ऑन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पर, बाय मीन्स, या तो लेटर लिखा आपने, या फिर फिगर बनाया आपने, कोई चित्र बनाया, कोई तस्वीर बनाई, या फिर कोई मार्क्स आपने उस पे लिखा, किस पर, उस सब्सटेंस पे, या फिर और एनी अदर मीन्स, कोई भी मीन्स हो सकता है, कोई दूसरा तरीका हो सकता है अपनी बात व्यक्त करने का या एक्सप्रेस करने का, इंक्लूडिंग डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स। अब इसको मैं एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर हो जाता है, मान लो ए है, ये ए को जो है गोलियां मार दी जाती है, इसको गन से शूट कर दिया जाता है, इस ए को जो है गन से शूट कर दिया जाता है, और उस समय इसके पास, फॉर एग्जाम्पल इसके पास पेन था, तो पेन और एक पॉकेट से इसने अपना कागज लिया और उसपे वो जिसने उसको गोली से शूट किया तो उसको उसने डिस्क्राइब किया या फिर उसने एक्सप्रेस किया, तो दैट मीन्स ये ऑन एनी सब्सटेंस। चलो उस समय उसके पास पेन था, उसके पास कागज भी था, फॉर एग्जाम्पल उसके पास पेन और कागज नहीं था, तब उस समय उसने क्या किया कि उसको गोली लगी हुई थी उस ए को, तो उसके बॉडी से ब्लड बह रहा था, तो उसने अपने ब्लड से, कागज तो था नहीं, ब्लड से उस स्टोन पर या फिर जो है ब्रिक ईंट पर, या फिर जो है फ्लोर का मतलब जैसे फर्श पर उसका नाम लिख दिया, भाई इस फला आदमी ने मुझे मारा है, ये फला ये इतने लोग थे ये मुझे मारने में। तो ये इवन स्टोन, पत्थर, इवन ब्रिक्स, इवन जो है फर्श पर, या फिर इवन दीवार पे लिख देता है, भाई ये तो चलो यहाँ लिखा ना एनी सब्सटेंस का मतलब कोई भी ऐसा कोई सब्सटेंस हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, कागज भी हो सकता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ आया ना लेटर, फिगर्स का मतलब ये है कि वो फिगर भी बना सकता है, फिगर यानी कि कोई ऐसा चित्र भी बना सकता है, चित्र वो उस मनसा से बना हो कि समझाने के लिए, उस अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, या फिर कोई मार्क बना दिया जाए, भाई मार्क उसको कुछ नहीं पता, मान लो उसने वी शब्द लिख दिया उसने, या फिर कोई XYZ, जैसे मान लो उसने कोई ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, किसने, अक्यूज्ड ने, जिसने इसको शूट किया है, नाम का पता नहीं और कुछ पता नहीं, तो जो उसकी जो पहचान के रूप में, वही उसकी पहचान, कपड़ों की पहचान क्या है, या फिर जो है उसकी शर्ट पे या फिर टी शर्ट पे कुछ आकृति छपी हुई थी, तो वो आकृति फिगर के माध्यम से बना सकता है, या फिर कोई मार्क बना सकता है, तो दैट मीन्स वो डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में आता है, इसको हम डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। तो ये हमने डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन को समझा है, डिटेल में हम आगे इसको पढ़ते रहेंगे तो ताकि और चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है, अब हमने 2D पढ़ा था, इसमें कुछ इलिस्ट्रेशन दी हुई है, इस बेर एक्ट में ही कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, वो उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। ए राइटिंग
writing is a document. Word painted, lithograph and photograph are also documents. उसको भी documents माना जाएगा. A map और plan is a documents. Map, map पहला नंबर पे. ये राइटिंग, कोई भी राइटिंग है, कोई भी राइटिंग है, इसे डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा. दूसरे नंबर पे वर्ड पेंटेड, वर्ड वर्ड पेंटेड, कोई वर्ड जो है पेंट कर दिया या लिख दिया. लिथोग्राफ या फिर लिथोग्राफी करता है कोई, या फिर फोटोग्राफी करता है. फोटोग्राफ, फोटोग्राफ भी डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आएगा. अब इसके बाद इसमें आगे लिखा ए मैप और प्लान. ए मैप, ए मैप या फिर कोई भी प्लान, ये भी डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में आएगा. एन इंस्क्रिप्शन ऑन द मेटल प्लेट और स्टोन इज डॉक्यूमेंट. अब यहां क्लियर हो गया. इसमें चौथे नंबर पे ये लिखा एन इंस्क्रिप्शन, उकेरना, उकेरना ऑन मेटल, किसी भी मेटल पर, मेटल प्लेट, प्लेट और स्टोन, ये तो स्टोन लिखा हुआ है इसमें, ये डॉक्यूमेंट्स. यानी कि इंस्क्रिप्शन का मतलब उकेरना मेटल, मेटल प्लेट पे. अब मान लो आसपास कुछ है ही नहीं. अभी मैंने फ्लोर का एग्जांपल दिया, आपको स्टोन का एग्जांपल दिया. फॉर एग्जांपल एक देहात में, गांव में संदूक होती है, मेटल की होती है, लोहे की होती है. अब मरने वाला है, वो मरने वाले के पास पेन ना, पेन है ना, जो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट कागज है. लेकिन क्या है, उसने अपने ही ब्लड से उस बॉक्स पर, यानी कि उस संदूक पर वो मारने वाले का नाम लिख दिया. तो वो बॉक्स और वो संदूक डॉक्यूमेंट माना जाएगा. कोर्ट में उसे एज एविडेंस डॉक्यूमेंट समझा जाएगा. अब इसमें कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट. कोई भी कला है, कोई जैसे कोई आकृति बनाते, वो भी जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में इसको माना जाएगा. तो इस तरह से जो हमने ये जो है डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा 2D के अंदर, ये याद रखने की बात है, 2D के अंदर इसकी डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा हमने समझी है. अब इसके बाद हम एविडेंस, इसके बाद जो है एविडेंस किसको कहेंगे, एविडेंस की परिभाषा. ये 2D को हमने समझा. अब 2D के बाद आता है ई. 2E के अंदर, 2E के अंदर जो है इसकी डेफिनेशन दी हुई है एविडेंस की. एविडेंस, एविडेंस की डेफिनेशन दी हुई है. मैं इसको पहले पढ़ देता हूं, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एविडेंस, एविडेंस मीन्स, एविडेंस मीन्स and includes all the statement, all the statement, all the statement. वो स्टेटमेंट का मतलब कथन, स्टेटमेंट का मतलब कथन, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन, गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, which court permit or required to be made before it by witness in relation to matter of the fact under the inquiry, or such statement are called the oral evidence. भाई कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट है, उसको एविडेंस माना जाएगा जो एज ए विटनेस कोई दे रहा है तो. और उसमें ये कहा कि भाई इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वे में, इलेक्ट्रॉनिक्स वे में. अब जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में एक चीज रह गई थी, वो मैं बताऊं. अब जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, व्हाट और वेबसाइट, लोकेशन एविडेंस, वॉइस मेल, मैसेज, स्टोर, डिजिटल डिवाइस आर इज डॉक्यूमेंट. ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. और ये पॉइंट रह गया था, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वे से कोई अपनी स्टेटमेंट दे रहा है तो वो एविडेंस माना जाएगा. अब इसी में 2E का ये फर्स्ट, ये 1 था, और ये 2 जो है वो ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड,
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड है, वो एविडेंस माना जाएगा। प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर द कॉल्ड द डॉक्यूमेंट एविडेंस। वो डॉक्यूमेंट्स, वो डिजिटल रिकॉर्ड, वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड जिसको प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट के लिए, इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट का मतलब है कोर्ट के लिए है, तो वो एविडेंस माना जाएगा, उसको एविडेंस डिफाइन किया गया है। तो ये जो है एविडेंस की डेफिनेशन 2E के अंदर बताई। ये सिंपल है, कोई भी स्टेटमेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, चाहे वो फिजिकली स्टेटमेंट हो, दूसरे में कोई भी जो है ऐसा डॉक्यूमेंट, दो डिजिटल रिकॉर्ड है, कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो उसको यानी कि कोर्ट के लिए अगर प्रोड्यूस किया गया है तो वो एविडेंस माना जाएगा। तो इस तरह से जो है 2E के अंदर एविडेंस है। और फिर हम आगे पढ़ते हैं इसके बाद डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? अब ये फैक्ट तो हमें पहले ही हमें समझना चाहिए था, लेकिन इसको पहले देना भी चाहिए था। पहले इसको 2 जो है ये दिया है 2F के अंदर। भाई फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या होता है भाई? इसमें लिखा है फैक्ट्स मीन इंक्लूड। इंक्लूड क्या है? इंक्लूड एनीथिंग state of thing or relation of thing नंबर 1 एनीथिंग, दूसरा स्टेट ऑफ थिंग या फिर रिलेशन ऑफ थिंग, उससे संबंधित कोई भी चीज, एनीथिंग कोई भी चीज, या फिर स्टेट ऑफ थिंग उस चीज के बारे में बताता है, या फिर रिलेशन ऑफ थिंग उससे संबंधित। कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय सेंस, कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय PERCEIVED, परस्यूड बाय सेंस। इसको आगे हम समझेंगे कि ये क्या है। दूसरे पे एनी मेंटल कंडीशन, दूसरा एनी मेंटल कंडीशन, कोई भी मेंटल कंडीशन है वो क्या है? वो फैक्ट्स बताती है। ये कहते हैं ये फैक्ट्स है। फैक्ट का मतलब तथ्य है। मतलब कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में स्टेट ऑफ थिंग है, स्टेट ऑफ थिंग बताती है उस चीज के बारे में, या फिर कोई रिलेशन ऑफ थिंग उससे संबंध है, या फिर कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय सेंस, जिसको सेंस के द्वारा परस्यूड किया गया हो, या फिर जो है एनी मेंटल कंडीशन। अब इसमें इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे। There are certain objects arranged in the certain order in the certain place. भाई कुछ ऑब्जेक्ट अरेंज किए गए हैं सर्टन ऑर्डर इन सर्टन पैलेस, इज ए फैक्ट। भाई सर्टन पैलेस का मतलब वो जगह क्या है? वो फैक्ट है। वो क्या है? फैक्ट। सर्टन पैलेस का मतलब वो जगह को क्या बोलेंगे? फैक्ट है, वो उसको फैक्ट कहेंगे। दूसरा इसमें दैट पर्सन हार्ड और सॉ समथिंग इज ए फैक्ट। भाई वो आदमी कुछ सुनता है, देखता है, और समथिंग इज ए फैक्ट, यानी कि कुछ सुनता है या फिर देखता है, वो फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं पर क्राइम हो रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, उसका मर्डर हो रहा है, तो दूसरा आदमी उसको देख रहा है, दैट्स अ फैक्ट। इसको फैक्ट बोलेंगे।
या फिर वो चिल्ला रहा है, वो सुनता है, तो दैट्स ए फैक्ट। यानी कि देखना भी और सुनना भी वो फैक्ट है। मीनिंग देयर बार कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंस, अपनी सेंस से, ठीक है, ये इसमें आता है। और एनी मेंटल कंडीशन, ये भी फैक्ट है। तो इसमें आगे दैट पर्सन said certain word, that is fact। कोई आदमी किसी के सामने कुछ कह रहा है, किसी को गालियां दे रहा है, या फिर बोल रहा है कि मैं इसको मारूंगा, या फिर आज तुम बच के नहीं जाएगा, तो ये चीजें कोई दूसरा आदमी सुन रहा है, तो इट मीन्स दैट्स ए फैक्ट, इसको फैक्ट बोलेंगे। अब इसी तरह से दैट पर्सन होल्ड ए सर्टन ओपिनियन हैज ए सर्टन इंटेंशन, कोई आदमी ओपिनियन रखता है, दैट्स अ फैक्ट। एक्सपर्ट ओपिनियन आ गया, एक्सपर्ट ओपिनियन है, अपना ओपिनियन रखता है कोर्ट के अंदर, दैट्स अ फैक्ट। या फिर हैज ए सर्टन इंटेंशन, किसी आदमी की कोई इंटेंशन है, किसी को इंटेंशन मारने की है, किसी की इंटेंशन कुछ पैसे इलीगल तरीके से पैसे कमाने की इंटेंशन है, इंटेंशन, दैट्स ए फैक्ट। अब इसमें एक्ट्स इन ए गुड फेथ, एक्ट्स इन ए गुड फेथ, अब ये गुड फेथ आ गया। अब गुड फेथ, गुड फेथ में डॉक्टर ऑपरेशन करता है, गुड फेथ में डॉक्टर ऑपरेशन करता है। अगर कोई उसका नियर एंड डियर कंसर्न देने के लिए अवेलेबल नहीं है, और डॉक्टर इमरजेंसी के दौरान उसका ऑपरेशन करता है, और ऑपरेशन के दौरान वो पेशेंट मर जाता है, तो दैट मीन्स, यानी कि वो गुड फेथ है, वो दैट्स ए फैक्ट है। और प्रूडेंटली का मतलब उसका धोखाधड़ी की मंशा से, दैट्स ए फैक्ट। और यूज और पर्टिकुलर वर्ड, कोई पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल करता है, वर्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस, किस सेंस में करता है, दैट्स ए फैक्ट। और वाज ए स्पेसिफाइड टाइम और कॉन्शियस पर्टिकुलर सेंसेशन इज ए फैक्ट, ये सभी क्या है, ये फैक्ट है। तो आई थिंक फैक्ट की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। भाई सिंपल बात है, कोई भी तथ्य या फिर तथ्य स्टेट ऑफ थिंग्स, उस तथ्य के बारे में कोई बारे में, या फिर उससे संबंधित कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंस, जैसे मैंने कहा, उसने सुना, उसने देखा। और जो है एनी मेंटल कंडीशन का मतलब उसकी मानसिक कंडीशन, इंटेंशन से आ गई, मानसिक जो उसकी मेंटल कंडीशन है, ये भी फैक्ट है। और ये सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये फैक्ट की डेफिनेशन के अंदर आता है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज, जी, जो 2G के अंदर 2G के अंदर है फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, ये फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, फैक्ट की डेफिनेशन हमने समझी। अब यहां आ गया फैक्ट इन इश्यू, मुद्दा, जो तथ्य इन इश्यू का मतलब होता है जो मुद्दा, यानी कि कोर्ट के द्वारा जिस पर डिसीजन लेना है, ये है सिंपल भाषा में, वे फैक्ट जिनको कोर्ट ने डिसाइड करना है, वो इशू का मतलब मुद्दा, वो। अब इसमें फैक्ट, इसमें मैं पढ़ देता हूं। फैक्ट इन इशू मीन्स and includes any fact which either by itself or connection with the other facts, existence or non-existence, nature or extent of any right and liability and disability asserted or denied of any suit or proceeding necessarily follow। fact, कौन से fact, either admitted या फिर डिनाइड, वो फैक्ट इन इश्यू है। या तो वो एडमिटेड है या फिर डिनाइड है, वो फैक्ट इन इश्यू माने जाएंगे। एक्सप्लेनेशन है, व्हेनेवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स CPC और कोर्ट रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड
इन द आंसर सच इशू इज ए फैक्ट इन इशू, यानी कि कोर्ट रिकॉर्ड करता है उनको फैक्ट इन इशू को। भाई कोई भी अपना वाद लेके जाता है कोर्ट में अपना वाद लेके जाता है, तो वाद लेने के बाद दूसरी पार्टी से कोर्ट, अपोजिट पार्टी से कोर्ट पूछती है भाई, यानी कि उसको एडमिशन या डिनाई बोला जाता है। तो जो मुद्दा बनता है तो उन दोनों को एडमिट करने के बाद और डिनाई करेंगे, वेदर वो कोई फैक्ट एडमिट किया है या नहीं किया है, या फिर उसको डिनाई किया है, या तो एडमिट करेगा या फिर उसको डिनाई करेगा, तो वो मुद्दा बन जाता है। फिर कोर्ट उस मुद्दे को डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि ए ने बी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। ए ने बी की जमीन पर बी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है, बी की जमीन पर। कोर्ट में दोनों का मैटर पहुंच गया, तो कोर्ट ए क्या करता है, ये डिनाई करता है, और बी जो है इसमें क्या करता है, बी और ए और बी और इन दोनों का जो इशू बढ़ता है कि क्या ए ने बी की जमीन पर कब्जा कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो ये फैक्ट ऑफ इशू है। और आगे हम आगे के जो डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू।